very warm good morning to all of you. कैसे हैं आप सभी? Okay, thanks for your patience. आपने यहाँ पे वेट किया. आज बहुत ही खास मौका है. मैं आपके बीच नीतीश प्रकाश सूर्या उपस्थित हूँ और आज हम लोग जिस मौके पर उपस्थित हुए हैं बहुत ही क्या बताएं दिल से जुड़ा हुआ संस्थान है और आप सभी परिचित हो चुके होंगे स्वर्णिम मिथिला संस्थान के नाम से. और हमारे बीच गरिमामय उपस्थिति अभी मैं परिचय करवाऊंगा, परिचय लूंगा अभी. और आज जिस एनजीओ जिस संस्थान के बारे में बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके बीच रखा गया है. हमारे बीच संस्था के डायरेक्टर सर डॉक्टर राजकुमार झा का मैं बेसिक बहुत अभिनंदन करना चाहूँगा, स्वागत करना चाहूँगा. चाहूँगा तालियों के साथ स्वागत किया जाए. इन्होंने इस मिशन को बनाया और आज हम लोग उस पर बात करेंगे. थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं. इस स्वर्णिम मिथिला संस्थान और इसके बीच में हमारे पास ऑनलाइन बोर्ड पे जुड़े हुए कैप्टन प्रकाश सर, साथ ही सेक्टर ऑफ ट्रस्ट मणिलाल पाठक सर का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा. हमारे साथ चीफ इंजीनियर मनीष रंजन सर आए हुए हैं जो कि चीफ इंजीनियर हैं मर्चेंट नेवी में, तो इनका भी मैं खास अभिवादन करना चाहूँगा. डॉक्टर विजय कुमार झा सर हैं हमारे बीच में मिथिला संस्थान से. प्रेम सागर जी का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि हमारे बीच आज यहाँ पे उपस्थित हैं. और सर है हमारे बीच में कैप्टन ज्ञानेंद्र सिंह, राइट. तो आपको इनसे डायरेक्टली बात करने का मौका मिलेगा. बस मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा ये स्वर्णिम मिथिला संस्थान है क्या, ये क्या काम करता है और आपके हम लोग किस मोटिव के साथ यहाँ पे उपस्थित हुए हैं ताकि आप अपने सही प्रश्न से पूछ सकें और वो चीजें जा सके. देखिए मैं बताऊं तो स्वर्णिम मिथिला संस्थान एक एनजीओ है जो कि विदेश में रह रहे, खास करके बिहारी जो विदेश में रह रहे हैं जिनको हम लोग एनआरआई कहते हैं, उनके लिए काम करता है ना. तो भारत में बाहर बसे काम कर रहे बाकी जितने भी बिहारी हैं जिसको हम लोग एनआरआई कहते हैं, इसके साथ साथ जो सी फेयरर्स हैं जिसमें मर्चेंट नेवी है जो समुद्र पे काम करते हैं, कई लोग रोडर का काम करते हैं, वहां पे कैप्टन है और भी कई तरह का पोस्ट होता है. इसके साथ साथ एविएशन इंडस्ट्री यानी कि जो फ्लाइट में जितने भी लोग काम करते हैं यहाँ से खास करके हैं, उन सभी के लिए, उन सबके कल्याण के लिए हमारी संगठन संस्था जो है वो काम करती है. ये पहला मुख्य उद्देश्य है. दूसरा, जब वो लोग बाहर काम करते हैं, अपने देश को अपनी मिट्टी को छोड़ के बाहर काम करते हैं, तो उनका परिवार जो यहाँ पे है उनके कल्याण के लिए, उनको एक तरह से एनकरेज करने के, उनको सोचने के लिए हमारी संस्था उनके परिवार को समर्थन करने का काम करती है. इसके साथ साथ मैरीटाइमर्स, राइट, बिल्कुल सही बोला आपने सर. स्वास्थ्य सेवा में नवाचार और समर्थन प्रदान करना, शिक्षा क्षेत्र का विकास और वृद्धि करना. जैसा कि पता है आपको कि बिहार अभी शिक्षा में हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा हम लोग कंपेयर करना है, ऊपर जाना है, लिटरेसी रेट को बढ़ाना है. उसके लिए हम लोग पूर्ण सहयोग कर रहे हैं और मिलजुल के हम लोग को काम करना है. बिहार की औद्योगिक और कृषि वृद्धि को बढ़ावा देना, औद्योगिक यानी कि बिजनेस यहाँ डेवलपमेंट, और साथ में बिहार हमेशा से कृषि प्रधान राज्य रहा है सर, तो उसको डेवलपमेंट करना ये हमारे संस्थान का मुख्य उद्देश्य है. बिहार पर्यटन को प्रोत्साहित करना, जैसे यहाँ से लोग बाहर जाते हैं घूमने के लिए, अब धीरे धीरे जब ये चीजें बढ़ रही हैं तो बिहार का टूरिज्म, चाहे वो राजगीर हो, गया हो, मिथिला हो, रोहतास हो, भभुआ, सासाराम, जितने भी हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पे. मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो कि आज सर हिडन वाटरफॉल्स है ना, गुप्त वाटरफॉल्स को निकाला है, तो अभी वहाँ पे धीरे धीरे वो डेवलप हो रहा है. बिहार सरकार भी इसमें काफी अच्छा काम कर रही है, तो उसके लिए संस्थान प्रमोट कर रही है. बिहार में अगेन जो अगला एजेंडा है लिंग समानता, जिसको बोलते हैं कि मेल और फीमेल का रेशियो, उसको सही करने का, उसको इक्वल करने का प्रयत्न कर रही है. सामाजिक विकास को समर्थन देना. और अंत में बताऊंगा बिहार की संस्कृति और गर्व को बढ़ावा देना. जैसे सर ने बहुत अच्छी बात कही कि हम लोग जब बाहर थे तो पहले जब बिहारी बोलता था तो गाली सा लगता था, लेकिन आज कहीं ना कहीं पर्सपेक्टिव बदल रहा है सर कि अब अगर कोई बोल दे बिहारी तो एक गर्व महसूस होता है. तो ये धीरे धीरे ये चीजें बहुत अच्छी सर ने बात बोली कि चीजें सेम होती हैं, आपका माइंडसेट कैसा है उस चीज से उसका पूरा डायमेंशन बदल जाता है. जैसे बस में कोई ट्रैवल कर रहा है और किसी ने पॉकेट मार लिया तो बोल सकता है कि भाई बस में तो सारे लोग चोरी चढ़ते हैं, मत चढ़ना, हम नहीं चढ़ेंगे. लेकिन कोई आदमी ये सोच सकता है कि नहीं भाई हमने अपनी गलती की, हमने अपना सुरक्षा का ध्यान नहीं दिया, अगली बार से हमको अपना पॉकेट बचा के चलना, अच्छे से चलना, चाहे कहीं भी चलना. ये माइंडसेट का फर्क है. तो ये माइंडसेट, क्योंकि यहाँ पे सर कोई कमी नहीं है, बिहार के लोग बहुत हार्ड वर्किंग हैं, दे आर वर्किंग. बाहर के जितने बिजनेस है और जो लोग हैं सब यहाँ के काम कर रहे हैं. दुबई देखिए पूरा भरा हुआ है. अब बात है कि यहाँ से लोग और अच्छे तरीके से इसको अप्रिशिएट हो. जब इतने लोग बाहर में रह रहे हैं, हमारे एनआरआई बाहर में रह रहे हैं, तो उस चीज को अच्छे से, अब बिहार का डेवलपमेंट
में उसमें सहयोग उनका होना चाहिए। और इस चीज़ को सब कुछ सोच के समझ के ये करने के लिए हम लोग आज यहाँ पे एकत्रित हुए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। ये छोटा सा ब्रीफ था। एक और यहाँ पे मोटिव है हमारा, इसी से मिलता जुलता हम लोग अगले महीने नवंबर में 10 तारीख को एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल का समिट करने जा रहे हैं, जो कि आपके पटना में रेड वेलवेट होटल, बहुत नामी होटल है, उसमें ये समिट होने जा रहा है, जहां पे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल से जो बिहार के मुख्य ऐसे लोग जिन्होंने अच्छा किया है यहाँ के लिए, चाहे वो दलकुश कुमार हो, चाहे यहाँ पे आईएएस रहे हैं, आईपीएस रहे हैं, आईजी शिमला है एसके सिंह सर, डीन हिमाचल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर रमेश चौधरी, जिनका भी जुड़ाव इस मिट्टी से रहा है, जो आज सफल हैं, वो बहुत फेमस है, उन सबको हम लोग बुला रहे हैं, एकत्रित कर रहे हैं, ताकि यहाँ के जो लोग हैं, सरकार के माननीय मंत्री भी बिल्कुल सबसे सूचना मिल रही है कि बिहार सरकार के कई माननीय मिनिस्टर्स है ना, मंत्रीगण भी उस समिट में रहेंगे। तो हमारा एजेंडा से क्लियर है, ये तो पहले के संस्थान और एनआरआई के लिए जो हम काम कर रहे हैं, जो उनकी फैमिली के लिए काम कर रहे हैं, उसका एक चीज जो हमारे बीच जाए, लोग जाने, क्योंकि कहते हैं कि जो बोलते हैं ना कि खराब चीज है, नेगेटिव चीज है, तुरंत फैल जाता है, लेकिन पॉजिटिव चीज को आपको बार बार बताना पड़ता है। अच्छा चीज जैसे टीचर बार बताता है, बार अभ्यास करवाता है, उसी तरीके से ये जो अपना कार्य है उसको बार करना। और मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि इसमें आप लोगों का हमें सहयोग चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। बस कुछ ही सेकंड्स में मैं ऑडियंस, ये जो पोडियम है ओपन कर दूंगा। आप लोग डायरेक्टली सर से, जो भी बैठे हुए यहाँ पे, आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप उनका उत्तर ले सकते हैं। और आई थिंक कि अभी क्लैरिटी मिल गया होगा। तो ये है, हम लोग एक छोटा सा वीडियो भी देखिए, पीछे बैकग्राउंड में चल रहा है कि किस किस तरह से शिक्षा में हो या फिर जिस भी तरह का कार्य है उसका कुछ फोटोग्राफ्स आप देख पा रहे होंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट मिथिला स्वर्णिम मिथिला संस्थान। एक बार चाहूंगा कि जोरदार तालियों के बीच में हमारे जितने मंच पे मौजूद हैं, आसीन हैं, उनके लिए आप स्वागत करें और साथ ही अपने प्रश्न आप पूछना स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, पहला प्रश्न जो भी पूछना चाहता है आप हाथ उठा के पूछ सकते हैं। ये जो संस्था लोग जो बनाए जी, इसका मेन मोटिव क्या है? इसका मेन मोटिव 3 क्षेत्र में ज़्यादा है। ये पहला है शिक्षा, चिकित्सा और इसी के आधार पर है। कैसे गांव में सर, रूरल एरिया में जहाँ पर डॉक्टरों की पहुँच बहुत कठिनाई से होती है और झोला छाप डॉक्टर ही जहाँ इलाज का सहारा होते हैं, उन जगहों पर जाकर हम लोगों ने कैंप लगाते हैं। वहाँ पर जो बच्चे सबका विटामिन ए का सप्लीमेंट, गर्भवती महिलाओं को आयरन और फोलिक एसिड का सप्लीमेंट, बच्चे सबका हेमोग्लोबिन का एस्टीमेशन, बड़े बुजुर्ग का ब्लड शुगर का एस्टीमेशन, इन सब पर ध्यान देते हुए कैंप में उस तरह का कार्यक्रम होता है। शिक्षा के क्षेत्र में जो है तो छोटे छोटे निर्धन अनाथ बच्चे को संस्था ने अभी इसे 30 बच्चों को गोद लिया है, जिसको पढ़ाने की व्यवस्था, उसके लत्ते कपड़े का व्यवस्था, उसके तेल साबुन की व्यवस्था कर रही है। उसके अलावा संस्कृति में हम लोग इमिनेंट वक्ताओं को बुला कर स्ट्रेस मैनेजमेंट पर, एंगर मैनेजमेंट पर, इस सब पर काम करते हैं। ये सब हम लोग अपने संस्था के भवन है उसी में काम करते हैं। और इसका उद्देश्य जो है तो हम लोग एनआरआई को भी जोड़ते हैं, उन लोगों को अपने नहीं रहने से भी, उन लोगों के परिवार में भी हम लोगों को जो शिक्षा के क्षेत्र में, किसी सिक्योरिटी के क्षेत्र में ज़रूरत पड़ता है तो संस्था उसको मदद करती है। उसमें मेरी टाइमर वाले सबको जो मर्चेंट नेवी में काम करते हैं, उन लोगों का भी हम लोगों से कनेक्शन है। उसी उद्देश्य बनी है जी, संस्था ये बनी कब है? 24 में ही बनी है, अप्रैल में बनी है। कुछ काम शुरू किए हैं? काम शुरू ही तो बताए, जो कैंप लगाना काम शुरू कर चुके हैं। हर महीना में 2 कैंप 3 कैंप लगाते हैं। 10 बच्चे से शुरू किए थे, 30 निर्धन अनाथ बच्चों को शिक्षा का व्यवस्था कर चुके हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट पर बम्बई से एक व्याख्याता को बुला करके कार्यक्रम किए थे। उसी तरह से धार्मिक प्रवचन के लिए जिससे मानसिक शांति मिले, ऐसे कार्यक्रम सब करवाते रहते हैं। काम सिर्फ मधुबनी में हो रहा है या और भी कहीं? अभी हमारा मधुबनी में और दरभंगा में हो रहा है। अभी ये पटना में 10 नवंबर को जो समिट हो रहा है
इसके बाद पूरा बिहार में और पूरा इंडिया में ही इसका फैलेगा। वैसे हमारे संस्था है जो दूसरे संस्था सब भी काम करते हम लोग को बुलाते हैं, वहाँ पर भी हमारी टीम जाती है, उत्तर प्रदेश भी जाती है। अभी हाल में ही अलीगढ़ के पास गए थे हम लोग और वहाँ भी कैंप लगाए हैं, वहाँ भी शिक्षा के क्षेत्र में काम किए हैं। सर, इस संस्था में कितने बोर्ड मेंबर हैं और कौन कौन है और फंडिंग कैसे हो रही है यहाँ? अभी फंडिंग का बहुत स्थिति गड़बड़ है। अभी हम लोग नए हैं, इसलिए हम लोग अपने तरफ से ही इसका फंडिंग करते हैं। इसमें लगभग हमारे 40 आदमी जुड़े हुए हैं और 11 आदमी बोर्ड में डायरेक्टर्स हैं। तो वो कौन कौन है सर? उसमें हैं वहाँ के, अभी तो यहाँ बैठे हुए ये सब भी हैं, संस्कृति के ये पूरा देखते हैं। और तो सर, संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आप कौन कौन सी चीजें अभी फिलहाल कर रहे हैं रूरल एरिया में? मैं यहाँ पे ये क्लियर कर देना चाहती हूँ। एक्चुअली ये जो संस्थान है हमारा, जैसा सर ने बताया कि अभी जस्ट ओपन हुआ है, बट बिहार में इन्होंने इतने कम समय में बहुत ही डिफरेंट सेक्टर में काम करा है, चाहे वो एग्रीकल्चर फील्ड में हो, एजुकेशन फील्ड में हो। जैसा अभी इन्होंने इंट्रो में बताया कि जेंडर इक्वलिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट वो होती है कि जब हम बोलते हैं फेमिनिज्म या फिर आप जेंडर इक्वलिटी का मैम आप मतलब एक बार आप एक्सप्लेन कर दें तो मैं आपको अच्छे से बता सकूँ कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जेंडर इक्वलिटी पे क्या काम करती है। तो आप ही बताएंगे ना कि आप किस तरीके से देख रहे हो, हम तो बताएंगे तो वहाँ आप हमारा पॉइंट ऑफ व्यू समझोगे। मैं यहाँ पे ये करना चाहती हूँ कि जेंडर इक्वलिटी नॉट कि हमारा जो रेशियो इंक्रीज, हमारी जो कैपेसिटी है, पावर है कि जो हम सोसाइटी के लिए कर रहे हैं एज ए मेल, जिनकी कैपेसिटी है कि वो कर रहे हैं, तो एज ए फीमेल भी हम कितना पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जब एग्जाम्पल यदि हम देखें तो ये जो फेमिनिज्म वाली बातें होती हैं वो लोअर मिडिल क्लास में बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं करती। आप 2 मिनट की दृष्टि। संस्कृति भजन मैं संगीत से जुड़ा हुआ, मेरा नाम प्रेम सागर मिथिला में रफीक है। सर, संस्कृत से जुड़े हुए एक आप जब बोलेंगे तो मेरा एक छोटा सा गुजारिश है कि आप मिथिला में कुछ गा भी जिससे मैं पॉपुलर हुआ हूँ। हाँ। मिथिला में रफ़ी करके मैं बॉम्बे में गायन करता था, वहीं पे था। तो मिथिला में रफ़ी करके स्वर्ग से सुन मिथिला काफ़ी पॉपुलर हुआ, जो कि सभी लोग जानते हैं मिथिलावासी। बारिये झारिये साग भेटिये चारे पर तिलकोर रे, एता पाहुन भर पेट खेता नहीं बिज खेता ठोर रे, स्वागत में देव हम पान और मखान, मंडन आया ची राजा जनक के गांव, जैठा मुगना बनला महादेव विद्यापति के जानियो, स्वर्ग सुंदर हमर मिथिला धाम, मंडन आया ची राजा जनक के गांव। ये मैं इन लोगों के साथ जब भी जुड़ा हूँ स्वर्णिम मिथिला संस्थान से, तो मैं डोर टू डोर गांव-गांव जा करके इनके माध्यम से, डॉक्टर साहब के माध्यम से मरीजों को भी गाना सुनाता हूँ, क्योंकि निकल के आए वो घर से, वहाँ माइक लगा होता है सर, क्या सर, वहाँ सारा अरेंजमेंट होता है, सभी को दवा मुफ्त में दी जाती है, लोगों को सेवा के भावना से, क्योंकि हम मनुष्य जो जन्म लिए हैं, अगर सेवा करें तो मेवा तो अपने आप मिलता है प्रभु के दरबार में। बस यही काम सब। और संस्कृत तो विकास में जहाँ तक है, मिथिलांचल का कल्चर, विद्यापति गीत, सब कुछ, मिथिला पेंटिंग, ये सारा कल्चर इसमें जुड़ा हुआ है। हम लोग इसके माध्यम से डोर टू डोर प्रचार करते हैं, सेवा करते हैं, बस यही संस्कृति हमारी है। थैंक यू सर। थैंक्स। 10 तारीख का क्या प्लान है? उसके बारे में डिटेल बताइए। कौन कौन से अतिथि आएंगे, क्या होगा 10 तारीख का सबमिट जो आप लोग करने जा रहे हैं, इतना बड़ा संख्या जरा हाँ जी सर बताया जाए। दरअसल मिथिला स्वर्णिम मिथिला संस्थान जो है लगातार पहले से भी काम करती आ रही है। बेसिक हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी रिसेंटली जुलाई अगस्त में किया, लेकिन जो आपने सवाल किया कि जो स्वर्णिम मिथिला संस्थान के बैनर से हम लोगों ने कई सारे कार्यक्रम किए, जो फुटेज आप पीछे भी देख रहे हैं उसमें। जहाँ तक ये 10 तारीख का सवाल है, तो 10 तारीख को हम लोगों ने ये सोचा कि बिहार की राजधानी पटना में इसका जो पहला जो ये सबमिट किया जाएगा, ग्लोबल बिहारी बिजनेस मैरीटाइम कल्चर सबमिट 2024 के नाम से, उसमें महामहिम राज्यपाल महोदय को भी हम लोगों ने न्योता दिया है। उन्होंने कहा है कि
उसमें वो आ सकते हैं। कन्फर्मेशन की अभी हम लोगों को इंतजार है। बिहार सरकार के कई सारे माननीय मंत्री जी उसमें उपस्थित रहेंगे। अभी नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन करीब मुझे लगता है कि 6-7 माननीय मंत्री बिहार सरकार के रहेंगे और बिहार के अलग अलग ज़िले के जो माननीय विधायक जी हैं वो भी इस कार्यक्रम में रहेंगे, ब्यूरोक्रेट रहेंगे, मीडिया जर्नलिस्ट रहेंगे, उसमें बहुत सारे जो कैप्टन हैं जो शिप पे उसके मर्चेंट नेवी के वो सब रहेंगे। उनका मेन उद्देश्य यही रहेगा कि जो आपको उन्होंने बताया कि जो शिप पर जो इंजीनियर हैं जो काम कर रहे हैं, जो मैरिन इंजीनियर, उनका जो परिवार है उनके कल्याण के लिए जो संस्था कटिबद्ध है, दृढ़ संकल्पित है कि उसके लिए कैसे हम लोग उसके लिए कुछ योजना बना सकें। दूसरा, जो पलायन हो रहा है मिथिला से लेकर बिहार तक, लगातार 1990 से लेकर आप देख रहे हैं कि बिहार में पलायन है। हम लोग 12 करोड़ की आबादी है पूरे बिहार की, हम लोग आधे भी नहीं हैं। तो उसको किस तरीके से हम लोग रोकें, सरकार को हम लोग ध्यान आकर्षण करें कि उसको जो हमारे अलग अलग राज्य में हमारे लोग जा रहे हैं नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए। देखिए हम लोग हमेशा, हमारा जो संस्थान है वो हमेशा कहता है कि अगर कोई जाके वहाँ बड़ा एंटरप्रेन्योर बनता है, कोई बहुत बड़ा मीडिया जर्नलिस्ट बनता है या कोई ब्यूरोक्रेट IAS IPS बनते हैं, ये हमारे बिहार और मिथिला के लिए गौरव की बात है। तो 10,000, 12,000, 15,000 के लिए कोई यहाँ से जिसको नौकरी करने के लिए जाना पड़ता है, तो हमारा जो स्वर्णिम मिथिला संस्थान है उसके लिए काफ़ी गंभीरतापूर्वक इस चीज़ को विचार कर रही है कि सरकार को हम लोग ध्यान आकर्षण करें कि उसको यहीं पर रोज़गार हो और जो एक मेजर माइग्रेशन है वो लोग यहीं पर उन लोगों को एक रोज़गार मिले। इससे संबंधित डॉक्टर साहब ने कहा कि जो हेल्थ से रिलेटेड बहुत तरह की योजनाएं हैं, शिक्षा से संबंधित, उसको लेके हम लोगों का एक ग्रैंड लेवल का समिट होगा, ग्लोबल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल, कई सारे कंट्री के लोग उसमें भाग लेंगे, जो कार्यक्रम 10 तारीख को होने जा रहा है। जी सर, भविष्य में सर अभी जो ये संस्था है जी, उसकी क्या महत्वाकांक्षा होने वाली है हमारे यहाँ बिहार में, जिससे लोग, अभी जैसे आपने बात किया कि लोग बेरोजगारी की वजह से यहाँ से पलायन करते हैं और काफ़ी मतलब परेशानियों का भी उनको सामना करना पड़ता है, तो किस तरीके से इसको आप ग्राउंड लेवल पे लेकर के जाएंगे? क्योंकि बेसिकली लोग इससे भी बहुत पहले काफ़ी लोग आए, इसके बारे में जिक्र हुई, बट वो देखिए हमारे एग्जीक्यूट नहीं हो पाया था। बिल्कुल ठीक बात है। हमारी संस्था इसलिए हम लोग को ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हमारी संस्था में अलग अलग ग्लोबल लेवल के जो लोग हैं, अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग कंट्री के जो लोग हैं इसके साथ जुड़े हुए हैं। इसमें आपका जो अब आप देख ही रहे हैं कि इसमें बहुत सारे जो हमारी टीम है, कुछ लोग हम लोग यहाँ बैठे हैं, ऐसा नहीं यही है, हम लोग पीछे भी बहुत सारे सीनियर पत्रकार लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं, उनका एक्सपर्टीज़, उनका जो एक्सपीरियंस है उसमें यहाँ पर यूटिलाइज होगा। तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि जो काम सरकार करेगी, हम लोग तो नहीं कर सकते कि मान लीजिए इतने सारे लोगों को रोज़गार देना, संस्थान तो नहीं, लेकिन हम लोग ध्यान आकर्षण तो सरकार को कर सकते हैं कि उसको जो मेजर माइग्रेशन है उसको इस तरीके से किया जाए। अब बताइए कि जो इतने सारे जो लोग थे जो उनके काम कर रहे, जो मैरिन इंजीनियर है, उनके परिवार के लिए सरकार ने, मुझे तो नहीं लगता कि हम लोग एक संस्थान के सदस्य के रूप में, मैं ऐसा सोचता हूं कि सरकार ने तो ऐसा कोई पॉलिसी मेरे ध्यान में आकर्षण में नहीं आया, लेकिन हम लोग सरकार को ये ध्यान आकर्षण करें कि उनके परिवार के कल्याण के लिए कुछ योजना बने, उनके लिए हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, क्योंकि वो तो लगातार अब ये चले गए तो 6 महीने 8 महीने के बाद आएंगे, उनके परिवार के लिए क्या काम करें, उससे संबंधित हम लोग इस योजना को और आगे बढ़ाएंगे। और आप जो बस बोले जो और संस्था कितने खुलते हैं कितने बंद हो जाते हैं, इसका अलग क्या है? जी सर, उसका ये जवाब है जो हम लोगों का संस्था कोई भारत के बिल्डिंग में नहीं चल रही है, इसका अपना निर्माण, अपना भवन है। दूसरी बात ये है जो आज तक NRI अफेयर्स डिपार्टमेंट हो यहाँ, इसका किसी ने जिक्र नहीं किया था। ये स्वर्णिम मिथिला संस्थान पहली बार इसका मुद्दा उठाने जा रहे हैं। आज तक किसी संस्था ने ये सब मुद्दा नहीं उठाया और हम लोगों में इसमें जितने भी रिटायरमेंट वाले हैं, जितने NRI सब हैं बिहार से खास करके जो बाहर में हैं, उन लोगों का हम लोगों को इसमें सहयोग मिल रहा है। अब आप ये समझ सकते हैं कि जो डॉक्टर साहब हैं दरभंगा मेडिकल कॉलेज से रिटायर्ड हैं और अभी पैथोलॉजी डिपार्टमेंट हेड कर रहे हैं मधुबनी मेडिकल कॉलेज के, और वो सेवा दे रहे हैं इस संस्थान के जो फाउंडर हैं। तो उनकी जो सोच है आप समझ सकते हैं, जो उनका जो एक एक्सपीरियंस है पूरा 70+ ईयर का, वो चाहते हैं कि इसमें इनपुट दें और सरकार को इस चीज़ के लिए ध्यान आकर्षण करें। तो मेन मोटिव इनका ये। दूसरे जो को फाउंडर है प्रकाश मिश्रा जी, अभी हमारे बीच नहीं है, लेकिन जल्द ही वो शिप से फ्री होकर यहाँ आने वाले हैं, उस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। उन्हीं का भी बात चाहिए, सारा रिटायरमेंट वाले NRI वाले हैं, उसमें हम लोग अपना धन लगा करके भी सब काम कर रहे हैं।
सर इसमें एक मेजर सवाल ये था सर कि आपने इन सारी चीज़ों को तो लेकर के आ गए, लेकिन इसको सर आप इसका रोड मैप कैसा तैयार किया कि इसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, लोगों तक कैसे इसको पहुंचाएंगे सर? देखिए सर, क्योंकि आपका जो रूट मैप है इसमें एक्सप्लेनेशन तो आपको बहुत अच्छा बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं। वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे एक सवाल ये भी था कि संस्था बहुत सारे आए और चले गए, काम नहीं करते। इस संस्था का एक मेजर डिफरेंस जो आपको दिखाई देगा वो ये है कि ऐसे लोगों को जोड़ा गया है जो खुद बहुत सारा चीज कर सकते हैं, करवा सकते हैं। एक 4-5 आदमी मिल करके कोशिश की, ऐसी बात नहीं। जो सालों से काम करते आ रहे हैं, संस्था का स्थापना इस साल हुआ है, लेकिन सालों से काम करते हैं। अभी ऐसे जैसे हम भी नए जुड़े हैं, ऐसा नहीं कि हम बहुत पहले से संस्था भी नहीं है, हम भी नए जुड़े हैं इनके साथ, लेकिन हम 50 साल बिहार से बाहर जा करके वापस आए हैं रहने के लिए और इनके साथ जुड़े। बहुत लोगों को जानते हैं जिनको साथ ला के काम कर सकते हैं, करवा सकते हैं। जैसे आपका सवाल ये है कि इसको आप आगे कैसे लेके जाइएगा। एज एन इंडिविजुअल कोई संस्था नहीं कर सकता, एज एन इंडिविजुअल कोई इंसान नहीं कर सकता है, लेकिन संस्था की जब पहुंच होगी, जैसे कहा जा रहा है कि महामहिम खुद आने का उम्मीद है, उनका इन्विटेशन दिया जा चुका है, मिनिस्टर्स का आने का उम्मीद है, कुछ सर्विस, कुछ रिटायर्ड सीनियर ब्यूरोक्रेट्स का आ रहे हैं, कंफर्मेशन है, उम्मीद वहाँ कंफर्मेशन है हमारे पास। मतलब आपने ये भी पूछा कि कितने लोग आएंगे, कौन कौन वहाँ मौजूद होंगे। 200 लोग, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, मिनिस्टर्स हो, मरीनर्स हो, उनके फैमिलीज हो, जो खुद इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे हैं, वो लोग आएंगे। फिर जो भी समिट होगा, जिसका कि मेन गोल शब्द दिया गया है ग्लोबल। बिहार से बहुत लोग बाहर गए लेकिन वापस जुड़े हुए नहीं, चाहे वो बिहार से बाहर देश में हो या देश के भी बाहर, तो उनको जोड़ना है। जोड़ने से फायदा क्या है, जब उनको जोड़ेंगे वो वापस आएंगे, उनका पैसा वापस हमारे राज्य में आएगा। जब वो पैसा यहाँ भेजेंगे, वो पैसा कहाँ इस्तेमाल होगा, हमारे राज्य में इस्तेमाल होगा। ग्लोबल को जोड़ना, पंजाब क्यों छोटा राज्य होते हुए भी बहुत प्रॉस्पर करता है, आधा से ज़्यादा लोग कनाडा में है, वहाँ से पैसा भेजते हैं, वहाँ इस्तेमाल होता है। हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं हो रहा है, इसलिए उन लोगों को जोड़ना है। उनको जोड़ने के लिए उनको सुविधा देना पड़ेगा। वो सुविधा हम सरकार से मांगेंगे कि एनआरआई को सुविधा दीजिए। वो आते हैं तो उनके लिए एक सिंगल विंडो बनाइए कि कोई तकलीफ हो, वो आपके पास अपने तकलीफ का निदान करा सके। अब वो 10 जगह भागते हैं, उनके पास उतना समय नहीं रहता है, 10 दिन की छुट्टी में आए हैं, 10 जगह भाग रहे हैं, चले जाएं। ऐसे ऐसे चीज़ों को, कल्चर को लेके आगे बढ़ना है। एजुकेशन के बिना कुछ भी नहीं है। आज अगर हमारी स्थिति ये है तो इस वजह से क्योंकि हम सही एजुकेशन नहीं दे पा रहे। ये जगह, ये भूमि, ये स्वर्णिम भूमि जो है, यहीं से सबको एजुकेशन मिलता था, चाहे वो चाइना तक हो, चाहे वो यूरोप तक हो। नालंदा सबसे फेमस रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी सिर्फ हमारे ही राज्य में था, और आज हम एजुकेशन को ही लेके गुमराह हो गए, क्योंकि हम एजुकेशन जिसको देना चाहिए उस उम्र को सही रास्ता नहीं दिखा पा रहे। आज आप लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोग के भी बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स होंगे, और आज आप खुद पीछे मुड़ के देखिएगा तो हमको क्या एजुकेशन मिला कि हम यहाँ तक पहुँच पाए, हम और आगे क्यों नहीं पहुँच पाए। आपको भी अगर सही समय पर सही एजुकेशन मिलता तो और आगे पहुँचते। उनको रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं, उनको रास्ता दिखाएंगे, उनको हेल्थ केयर दे रहे हैं। आज आप मेडिवर्सल में बैठे हैं, क्यों यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि हम इनके साथ जुड़े हैं। कितने लोग इस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस मेडिवर्सल जैसे जगह में कर पाते हैं, क्योंकि ये भी हमारे साथ, हमारे स्ट्रेंथ में। ऐसे ऐसे लोगों को जब जोड़ के साथ में लाए हैं तो हम काम कर पाएंगे। अपने मैसेज को, जब भी कोई मीटिंग होती है, कोई इवेंट होता है, उसका निष्कर्ष एक व्हाइट पेपर में बनता है। वो व्हाइट पेपर फिर जितने लोग प्रेजेंट होंगे, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, सबको प्रेजेंट किया जाएगा कि ये निष्कर्ष निकला है हमारे डिस्कशन का। लोगों की तरफ से जो राय विचार आया, हमने जो राय विचार किया, सबको ये गुण निकल करके आया है। हमारा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों को बिहार में इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि हम अपने स्टेट को बाकियों के कंपैरिजन में ला सकें। थैंक यू। ये हमारे बीच में कैप्टन ज्ञानेंद्र सर थे, और हमारे बीच में सर मनीष सर भी बैठे हुए हैं, जो कि चीफ इंजीनियर मर्चेंट नेवी। तो मर्चेंट नेवी और एनआरआई जो जाते हैं, जो उनकी बहुत सारी समस्याएं होती है सर, और ये प्रश्न आपके बीच में मन में आ रहा होगा कि यहाँ से लोग जाता है 3-3 महीने 6-6 महीने सर शिप पे रहता है, कैसे उनका फैमिली का क्या होता है, वो कैसे वो करते हैं, उनसे कर सकते हैं। ये दूसरे स्टेट में देखेंगे, जो गुजरात, पंजाब या यूपी में ऑलरेडी सिंगल विंडो एग्जिस्ट करता है। एनआरआई के लिए स्पेशल सिंगल विंडो एग्जिस्ट कर रहा है। पंजाब में 15 पुलिस स्टेशन है स्पेशल एनआरआई के लिए। एक जालंधर में उनका एक कोर्ट है स्पेशल एनआरआई के लिए। तो उनको वहाँ पे टाइम बचता है। अगर उनके साथ कुछ क्रिमिनल केसेस या कुछ भी सिविल केसेस होते हैं तो वो स्पेशल उस कोर्ट में जाकर के स्पीडी ट्रायल होता है।
तो उनका टाइम बचता है, टाइम इज़ मनी। तो एनआरआई के लिए तो ये है, टाइम इज़ मनी। अगर आप चाहते हैं बिहार का एनआरआई बिहार में आके इन्वेस्ट करे, अब क्या अभी बिहार का एनआरआई जाके दूसरे स्टेट में जाके इन्वेस्ट कर रहा है। मैंने खुद बैंगलोर में ज़मीन लिया है, मैं यहाँ पे सेफ नहीं फील कर रहा, कुछ भी हो, कुछ भी मेरा माइंड से जब मैंने लिया था 2009 में लिया, तो मैं क्यों मैं बार मैं चाहता हूँ बिहार में करना चाहता हूँ, लेकिन नहीं कर पाया मैंने। तो ये इसलिए अगर गवर्नमेंट वो फैसिलिटी हमें दे तो बहुत सारे बिहारी एनआरआई जो बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं वो बिहार में करेंगे इन्वेस्ट, और इस तरह से इसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। तो वो सिंगल विंडो का डिमांड है हमारा गवर्नमेंट से, जो स्पेशल कोर्ट है, स्पेशल थाना है, ताकि हमारा टाइम बचे, और टाइम बचेगा तो फिर टाइम इज मनी, मेरे लिए तो ये है। ये काफी अच्छा मॉडल आपने बताया कि जैसे दूसरे हमें मतलब विदेश में देखने की जरूरत नहीं है, हमारे अपने 2002 से पंजाब में 2002 से ये फैसिलिटी है। क्या बात है। एनआरआई के लिए स्पेशल उनका डिपार्टमेंट है। एजुकेटेड लोग आएंगे, साथ में कोई काम होगा तो बिल्कुल। और भी कोई प्रश्न अगर आपके मन में आ तो बिल्कुल भेज सकते हैं। हम मधुबनी के बहुत एकटा छोट किसे पूछना चाहते हैं आप? तो अहाँ के ई सबटा चीज में बड़ नीक लागल, जे भी कंसेप्ट है, जेना कि हमर जे गाँव है से मतलब एहन है कि गूगलो पर नहीं है, काफी ज्यादा तकलीफ छै गाँव में शिक्षा के लेल, डॉक्टर के लेल। गांव के नाम की यहाँ के? गंगापुर। अहाँ एलो छी? अच्छा, हम गेल छी यहाँ गंगापुर गांव के। हाँ, आयल छी प्रोग्राम गंगापुर पंडुल। एग्जैक्टली। तो ओइसे काफी ज्यादा लोग के जूझा पड़े रहल छै। हम खुद एक मेडिकल साइंस के स्टूडेंट रह चुकल छी, तो ओहि हिसाब से देखा पड़े कि बहुत आदमी के जान के साथ बहुत खिलवाड़ होइ छै। जेना कि सर कहलखिन जे जनरल प्रैक्टिशनर रहै छथिन गाम में से एहन कह दै छथिन कि मरीज ठीक होय के चांसेस रहै छै तैयो खराब करै छथिन। तऽ गाँव के लोग सब ई सुविधा जे अहाँ के से गाँव के लोग तक केना पहुँचते? एग्जैक्टली अगर गाँव के लोग जाना चाहते, क्या कि गाँव भर के लोग तो सोशल मीडिया से नहीं जुड़ल छथिन, हमर पापा खुद सोशल मीडिया से नहीं जुड़ल छै, तो वो सब आदमी के लेल जे अहाँ ई जे अभियान चला रहल छै, ई गाँव के लोग केना पहुँच सकैया गाँव के लोग तक? अहाँ के गाँव से मधुबनी से नजदीक? हाँ, नजदीक है हमर गाँव। ओहि गाँव सबमे तऽ भेट जाइ छै सुविधा, 1 घंटा में 2 घंटा में चलि आयल। बहुत रिमोट एरिया छै एहन जे नेपाल के बॉर्डर पर छै, जाहिठाम सके डॉक्टर जा नहीं सकैया, पानि के रहै छै, यातायात के सुविधा नहीं छै। ओहि सब जगह के हम सब चिन्हित करै छियै, और पहले वही ठाम जाके हम सब ई कैंप लगाबै छै। कैंप लगाबै संस्कृति विभाग के तरफ से हम सब जे छै से ओहि चीज के जाके और जागरूक सेहो करै छियै, और हुनका सबके जागरूक कऽ कऽ हुनका सबके सलाह दै छियनि जे अहाँ सबके एहि सब से हैत, एना ना करू, अपन फोन दै छियनि, बराबर ओहि सबके हम सब जागरूक बनबै छी। अहाँ भारतवासी, बिहारवासी, मिथिलावासी छियै ने, अहूँ के फर्ज बनैया जे हमरा सबके साथ सहयोग दियौ। आ गाम गाम जाइए रहल छै ने, डोर टू डोर जेबै सेवा करे, एकदम पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में छी डॉक्टर आर.के. देखिए, आपका जो क्वेश्चन है 10 मिनट में, उसका एक छोटा सा एडिशनल आंसर मैं उसमें ऐड करूंगा कि उसमें भी एजुकेशन इन्वॉल्व है। बीमारी होती क्यों है? क्योंकि हम सफाई नहीं मेंटेन करते। हम सफाई मेंटेन क्यों नहीं करते? हमको उस चीज़ का ज्ञान नहीं है। एक वो हो गया। दूसरा, जो आजकल काफ़ी फेमस हो रहा है और अब बच्चे भी कर रहे हैं, या सब आदमी जिनको पता चलता है कि मेडिटेशन क्या होता है, विजुअलाइजेशन क्या होता है, इन चीज़ों को भी इनवाइट कर रहे हैं, योगा पर, नेचुरोपैथी पर। इन चीज़ों को साथ लेने से पहले तो बीमारी ही कम होगी। दूसरी बात, जब बीमारी हो जाती है उसका जांच सही नहीं होता है, तब आदमी जाकर के और फंस जाता है। अगर सही जांच का ही सुविधा हो जाए तो उस बीमारी में आगे बढ़ेगा नहीं, गलत जगह फंसेगा नहीं। पूरे राज्य से लोग पटना ही आते हैं इलाज के लिए, कोई उपाय नहीं है। इन चीज़ों को बढ़ाना है, इन चीज़ों को सॉल्व करना है कि पहले तो जांच ही सही हो जहां पर आप हैं वहीं पर, ताकि कहां जाना है उसका क्लैरिटी। अगर हम बहुत हाई बजट वाले काम को ले लेंगे तो हम अटक जाएंगे।